हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आप लोगों का? आज जिस मुद्दे पे बात करनी है उस मुद्दे पे अभी सारा भारत बात कर रहा है, पूरा इंडिया उस पे डिस्कस कर रहा है। और ये टॉपिक जो है डोमिनेट कर रहा है, न सिर्फ सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, बल्कि हर जगह इसी मुद्दे पे बात हो रही है। वो ये है कि जो कल का दिन है, जो 22 तारीख का दिन है, जो अयोध्या में जो राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन होने वाला है। हालांकि मैं इनॉग्रेशन नहीं कहूंगा, लेकिन जो वर्ड कॉइन किया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा या इनॉग्रेशन या जो भी इसको नाम ले लें, उससे ये जाहिर हो रहा है कि कल वो जो राम मंदिर है वहां पे वो बिल्कुल रेडी टू मतलब ओपन हो जाएगा। वो जहाँ पे जितने भी जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो वहां पे जा सकते हैं और जा करके अपने जो भी अपने श्रद्धा का वहां पे इजहार कर सकते हैं, उसको जाहिर कर सकते हैं। आपको पता है कि इसकी कंट्रोवर्सी क्या है कि 6 दिसंबर 1992 में यहाँ पे जो मस्जिद होती थी, बाबरी मस्जिद के नाम से जानी जाती थी, वहां पे जो हिंदुत्व टेररिस्ट हैं, जो बीजेपी के गैंग है, जो आरएसएस के गैंग हैं, इन लोगों ने उसको लीड करके मस्जिद को तोड़ दिया था और तोड़ करके शहीद करके उसके बाद ये मामला चला, कई सालों तक ये मामला चला। और सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बहुत ही कंट्रोवर्शियल तरीके से इस मंदिर का जो मालिकाना हक है, जो ओनरशिप है, जो वो दे दिया वो हिंदू पक्ष को, जो इसके जो हिंदू साइड के जो लिटिगेंट्स थे उन लोगों को दे दिया। हालांकि वो आप जो जजमेंट देखेंगे, उस जजमेंट में वो बाय द वे वो जजमेंट जिस जज की अध्यक्षता में या जिसकी लीडरशिप में वो दिया गया था, वो गोगोई साहब से थे। और वो गोगोई साहब उसके बाद आपको पता है कि कहा गया, जैसे ही वो रिटायर हुए वो राज्यसभा के बन गए वहां पे। और उस जजमेंट में खुद ये कहा गया कि ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले हैं कि यहाँ पे मंदिर थी, और बल्कि ये एविडेंस यहाँ पे है कि यहाँ पे नमाज होती थी। ये तमाम चीजें दी गई, लेकिन चूंकि आस्था के आधार पर, आस्था की बुनियाद पे, और भी जो बहुत सारी कंसिडरेशंस होती हैं, जो न्यू इंडिया में जो हमने देखा है कि पिछले 4-5 साल में जो जुडिशरी भी जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज हुई है, वो आप लोगों ने भी देखा है, हमने भी देखा है। तो उस बिना पे ये मालिकाना हक दे दिया गया। खैर ये बात हो गई, और चूंकि अब जुडिशरी जितने भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो, अगर जुडिशरी ने यह फैसला दे दिया है तो इट्स इनकम्बेंट अपॉन एवरीबडी, ये तकाजा है किसी भी डेमोक्रेसी का कि आपको यह मानना पड़ेगा कि वो अगर फैसला दे दिया कि वहां पे मंदिर बनेगी तो, और वो हिंदुओं को वो हक दे दिया तो दे दिया। मैंने उस वक्त वो ट्वीट किया था, मैंने कहा था कि चूंकि आपको पता है कि जजों ने ये कहा था कि मुसलमानों को 5 एकड़ कहीं पे एक लैंड दे दिया जाए, तो मैंने ये ट्वीट भी किया था कि मुसलमानों को ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, चूंकि वो लड़ाई इसलिए थोड़ी ना थी कि हमें भी एक मस्जिद चाहिए। आप लड़ाई तो इस वजह से थी कि एक जहां पे नमाज होती थी वहां पे किसी रात में वहां पे जाकर के एक मूर्ति डाल दी गई और फिर ये कहा गया कि ये हमारा मंदिर है। और जिस तरह से वो उसको मस्जिद को शहीद किया गया, और उसके बाद पूरे इंडिया में राइट्स में, जिसमें मेरी फैमिली विक्टिम थी, मैं कलकत्ता में था, और मुझे पता है कि हम लोगों ने बहुत बुरी तरह से सफर किया था। इसकी डिटेल्स किसी और एक वीडियो में दी जाएगी, लेकिन हमने वो सफर किया है फर्स्ट हैंड। तो इसीलिए मुझे बड़ा ये हो रहा है कि हुआ था कि जब ये फैसला दिया जिस तरह से वन साइडेड, और खुद ही कह रहे हैं जजमेंट में कि ऐसा कुछ भी वहां पे नहीं मिला है कि जहां पे ये साबित हो कि ये लॉर्ड राम का ये बर्थ प्लेस है या यहाँ पे पहले मंदिर था, लेकिन ये यहाँ पे हम आस्था की बुनियाद पे वो मंदिर बनाने का हक दे दिया। चलिए बात खत्म हो गई, वहां पे एक चैप्टर खत्म हो गया। और मैंने ये कहा था कि मुसलमानों को वो लैंड नहीं लेना चाहिए, उससे ये लगता है कि आप कितने भूखे नंगे हैं कि आपको बस ये इसी चीज की ये भूख थी, और ये आपको जानते हैं कि आपको 5 एकड़ जमीन देकर के आपको खामोश किया जा सकता है। और ऐसा हुआ भी कि कुछ जो हमारे ही कौम के जो मीर जाफर हैं, उसमें भरे पड़े हैं लोग, वो आनन फानन में आ गया, उन्होंने बड़ी खुशी दिखाई और उन्होंने नक्शे वक्शे पास करके दे दिए कि यहाँ पे हम मस्जिद बनाएंगे और तमाम चीजें, और क्या नहीं करेंगे। मतलब इनको ये साबित करने में और भी ज्यादा जल्दी होती है, तो इन्होंने दिखा दिया नक्शे में कि एक हॉस्पिटल बनाएंगे और एक
वो क्या क्या तोप चीज बनाएंगे, ये दिखाने के लिए कि हम कितने सेक्युलर हैं भाई। देखिए हम ना सिर्फ मंदिर मस्जिद तो बना ही रहे हैं, आपने जो दिया है भीख में जो जमीन, लेकिन हम साथ में ये भी बना रहे हैं। तो ये एक है, मतलब हमारे कौम में ये एक बीमारी है, तो है ये। बहरहाल मैं इसके खिलाफ था कि आपको ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। अदालत ने फैसला दे दिया, एक्सेप्ट कीजिए, मूव ऑन, बात खत्म। लेकिन अब उसके बाद ये जो हो रही है ये चीजें 2019 में वो हुआ था, आपको याद होगा, और पिछले लोकसभा इलेक्शंस के वक्त में, और अभी जो है फिर दूसरा लोकसभा इलेक्शंस है, और नरेंद्र मोदी के सामने में बहुत बड़े चैलेंजेस है। आपको पता है कि इन्फ्लेशन इज क्वाइट हाई, महंगाई बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। आप इंडिया के किसी भी हिस्से में आप सफर करें, मतलब इसके कितने चीजें देखें, अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो या बीजेपी के 2014 के जो कैंपेन आप देखें, जिन जिन मुद्दों पे इन्होंने यूपीए सरकार को घेरा था, जिन जिन मुद्दे पे इन्होंने कहा था कि यूपीए सरकार, जो मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे उनके अंडर में जो यूपीए सरकार थी, वो इनको बर्खास्त होना चाहिए और हमें चांस दिया जाना चाहिए। उन मुद्दों पे न सिर्फ ये यूपीए सरकार से बदतर हो गए, बल्कि इसकी कोई नजीर नहीं मिलती है पास में। छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं कि डॉलर उस जमाने में मेरे ख्याल में 58 या 60 रुपए था एक डॉलर। इन्होंने कहा था, हमने जनता के रिपोर्टर पे ये वीडियो भी चलाया है कि इनके एक दो मिनिस्टर नहीं, तमाम मिनिस्टर्स, और मोदी साहब इसको लीड करते थे, जिसमें इन्होंने डॉलर के गिरने को देश की प्रतिष्ठा से इन्होंने जोड़ दिया था। इन्होंने ये कहा था कि डॉलर गिर रहा है यानी देश का इज्जत गिर रहा है, ये ऐसे इन्होंने कहा था। और इनके जो चपड़गंजू जो सपोर्टर्स थे, जो रामदेव है एक फ्रॉडिया, दूसरा इधर आपके सुब्रमण्यम स्वामी, मुझे याद है कि इन्होंने कहा था कि ये जब मोदी जब आ जाएंगे तो डॉलर जो है उसकी पैरिटी हो जाएगी रुपए से, यानी एक डॉलर एक रुपए के बराबर हो जाएगा। अच्छा, हमने पूरी जिंदगी फॉरेन में गुजारी है, तो हमें तो पता था कि ये बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन ये कुछ इंडिया है, लोग बन भी जाते हैं बेवकूफ। और किसी एक कौम पे ये नहीं है, किसी एक रिलीजन पे सीमित नहीं है, हर कौम में बेवकूफ बनने को लोग तैयार हैं, हर कौम में। मतलब इसको आप ये नहीं कहिएगा कि सिर्फ हिंदू हैं, ये हैं, मुसलमानों में भी बड़ी तादाद है बेवकूफ बनने के लिए, और जितना भी उनको कह दे वो बेवकूफ बनेंगे। वो उनको बस रिलीजन का जो ओपीएम है ना, मतलब मुसलमानों को मैं देखता हूं, वो एक अलग मुद्दे पे उस पर बात होगी जो मैंने अभी ट्वीट भी किया है, कि उनको भी अगर कोई भी अगर मोदी को क्रिटिसाइज करने वाला मिल जाए ना, भले ही वो अंदर में इस्लाम दुश्मन हो वो, लेकिन चूंकि मोदी को क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो हमारा दोस्त है। मतलब तालीम नहीं है ना, एजुकेशन नहीं है, समझा, वो एजुकेशन नहीं है। तो एजुकेशन आने से ये तमाम कॉम्प्रीहेंशन की स्किल्स आती है, आपको समझने की आपको पूरी सलाहियत आती है। खैर वो अलग मुद्दा। मेरा ये था कि 2019 में इलेक्शंस हुए, 2024 में इलेक्शंस आने वाले हैं, मोदी हर फ्रंट पे फेल है। आज के दिन में आप देखें तो डॉलर जो है ऑल टाइम हाई 82-83 रुपीज पर डॉलर हो गया है। आप पेट्रोल पे इन्होंने कहा बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 2014 का, अभी देखिए महंगाई कहां पे है। मतलब आप एसेंशियल कमोडिटीज को अगर ले ले, वेजिटेबल्स ले ले, आटा ले ले, तेल ले ले, जो आप सब कुछ आप इसको यूज करते हैं, आपको कहीं पे इस पे कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आप मार्केट से बाहर निकल जाएं, आप अपने घर में जो भी आपके लिए ग्रोसरी खरीदते हैं, जो सब सामान खरीदते हैं, उनसे पूछ लें। आप खुद खरीदते हैं तो आपको पता होगा ये चीज, तो आपको पता होगा कि ये ऑल टाइम हाई है ये। दूसरी बात, पेट्रोल में, मतलब दुनिया भर में पेट्रोल की प्राइसेस गिरी हुई है। आई मीन जो 2008 में तो खैर ऑल टाइम हाई था, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस थी $150 पर बैरल होता था वो, मतलब चूंकि वो इकोनॉमिक क्राइसिस थी 2008 की, उस वक्त भी इंडिया में पर लीटर जो पेट्रोल होता था 60 रुपए के आसपास होता था, मुझे याद है। तो इन्होंने ये कहा था कि नहीं ये बहुत गलत हो रहा है, हालांकि वाकई इंटरनेशनल प्रेशर था उस जमाने में। लेकिन अब जब इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है और इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है वो 70 के आसपास है, कहां 150 और कहां अभी $70 पर बैरल के हिसाब अभी चल रहा है वो। तो अभी आप 100 रुपए से भी ज्यादा पर लीटर दे रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, कौन दे रहा है पैसा? ये आप दे रहे हैं या हम दे रहे हैं? जो भी आप यूज करते हैं वो आपको देना पड़ेगा। फ्यूल के प्राइसेस, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जब हाई होते हैं तो लामहला इसका इंपैक्ट आपकी एसेंशियल कमोडिटीज पे पड़ेगा। ये हो ही नहीं सकता है कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस हाई हो और महंगाई कम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो तमाम चीजें जो लाई जाती हैं, जो फेरी किया जाता है इन सामानों को एक जगह से दूसरी जगह तक, वो
जो व्हीकल से किया जाता है, ट्रक से किया जाता है, किसी गाड़ी पे किया जाता है जो पेट्रोल और डीजल से चलते हैं। तो अगर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस अगर ऑल टाइम हाई होंगे तो इन्फ्लेशन कम होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। आपकी महंगाई वो बढ़ती ही जाएगी। ये तो मतलब ये एक एक मुद्दे आप मैनिफेस्टो उनको निकालने 2014 के, और अभी देख ले कि जिन जिन मुद्दों पे इन्होंने यूपीए सरकार को आड़े हाथों लिया था उन मुद्दों पे बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। तो अब इनके सामने में इनको पता है कि हिस्टोरिकली अगर इंडिया को, और खासकर नए हालिया दिनों में इंडियंस को अगर बेवकूफ बनाया जाए तो उनको रिलीजन का ओपियम दे दें। अब इन्होंने ये कह दिया, हालांकि मंदिर अभी तैयार नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद जाकर के देख ले। और जो शंकराचार्य हैं, जो आपके जो रिलीजियस लीडर हैं हिंदुओं के, उन्होंने भी इसी बुनियाद पे क्रिटिसाइज किया है मोदी को। हालांकि शंकराचार्य को मैं भी बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता हूं, ये कब पलट जाएंगे कोई ये नहीं है, लेकिन रियलिटी यही है कि मंदिर तैयार नहीं है। तो फिर ये कल जो प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है और इनॉग्रेशन की बात हो रही है, वो इनॉग्रेशन कैसे होगी जब मंदिर तैयार ही नहीं हुई है? पता ये चला कि अप्रैल मई में आपके इलेक्शंस होने वाले हैं, और बहुत सारे मुद्दों पे मोदी जो फेल हो चुके हैं। मैंने चाइना का जिक्र नहीं किया, इन्होंने इंडिया टीवी पे जाकर के क्या कहा था, लाल आंख दिखाएंगे हम, लाल आंख दिखाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, बड़े अपने इसमें अंदाज में। और हमने देख लिया कि कैसे अब आपके लद्दाख में कैसे ये हुआ है और किस तरह से कितनी बड़ी टेरिटरी पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है। हमारे 19 से 20 हमारे फौजी मारे गए थे। उसके अलावा अरुणाचल में तो हर रोजाना ही वो इंकर्जन करते जा रहे हैं और हमारी टेरिटरी में आकर के वो अपनी एस्टैब्लिशमेंट बनाते जा रहे हैं। ये तमाम चीजें, और मोदी ने उनको भी बाद में जब आप सरकार बन गई तो अब मोदी ने कह दिया कि ऐसा कोई आया ही नहीं है यहाँ पे, किसी ने कोई कब्जा नहीं किया है। और चूंकि मीडिया को इन्होंने कंट्रोल में किया हुआ है तो मीडिया भी अब आप उस पर बात नहीं करेगी। पहले के जमाने में मुझे याद होता था कि जरा सी अगर इंकर्जन अगर चाइनीज ट्रूप्स अगर कर देती थी तो मीडिया मतलब ऐसा हंगामा करती थी कि सरकार बिल्कुल फोर्स हो जाती थी स्टेटमेंट देने के लिए। उसी जमाने में 2013 में ऐसा ही कुछ हुआ था, एक बड़ा हंगामा हुआ अरुणाचल प्रदेश का, और उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर होते थे सलमान खुर्शीद साहब। मैं इंडिया टुडे का जो न्यूज गैदरिंग का उसके चारों चैनल को हेड कर रहा था, तो मैं चला गया उनसे मिलने के लिए। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, इस पे आप कुछ स्टेटमेंट दे। तो उन्होंने कहा कि यार रिफा साहब आप ये नहीं समझ रहे हैं, ये जो अभी जो उन्होंने थोड़ा सा किया इससे ज्यादा हम कर चुके हैं। लेकिन जाहिर सी बात है हम अपनी चीज को तो नहीं आकर के कहेंगे लोगों को कि भैया हमने ऐसा कर लिया, चूंकि इंटरनेशनल लॉ भी कुछ माने रखते हैं। तो खैर ये उनका एक स्टेटमेंट था। मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेलती थी, अब मीडिया बिल्कुल ही लैपडॉग हो गई है, तो मीडिया को बोलने की कोई इजाजत है ही नहीं है। और आपने देख लिया कि कैसे मीडिया बिहेव कर रही है। तो उसकी वजह से अब आप कल 22 जनवरी को इन्होंने ऐसा बड़ा ये किया है कि मतलब इंडिया में अब से इससे बड़ा कोई इवेंट ही है बेसिकली ये, लेकिन इससे बड़ा कोई इवेंट नहीं हुआ हो। और जाहिर सी बात है कि मोदी इज वॉकिंग अवे एज अ हीरो, कि जो चीजें हिंदुओं को ये कहा जा रहा है कि भाई आपकी प्राइड का मामला है, हमने आपको देखिए ये मंदिर दे दिया इतने सालों में। और बड़े ऐसे जो कोई ऐसा नहीं कि अनपढ़े लिखे लोग जो है, पढ़े लिखे लोग जो सेलिब्रिटीज हैं वो आकर के कह रहे कि हाँ ये तो है 500 साल में जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। मतलब 500 साल में जो कभी नहीं हुआ वो मंदिर बन रहा है। एक तो दो बातें हैं, मंदिर बना अभी बनी नहीं है, मंदिर बन रहा है। नंबर टू ये जो मंदिर बन रहा है 500 साल के बाद, ये प्राइड तो है, आपको ये प्राइड है, आपने इसको बिल्कुल हिंदू हृदय सम्राट को आपने पूजना शुरू कर दिया और कहा कि हाँ इनकी वजह से हो गया। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इसका आपकी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा? मैं इसमें आऊंगा, पहले ये बता दूं कि एक तो ये शुरू हो गया। आप इसमें चूंकि बीजेपी ही शामिल नहीं है, इसका इलेक्टोरल गेन्स कितना ज्यादा है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, यानी कि कांग्रेस को आप देख ले या आम आदमी पार्टी को देख ले, ये भी इसमें शामिल हो गई हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि कंपेटिटिव हिंदुत्व पॉलिटिक्स, कि बीजेपी ने तो कह दिया, और उसे बीजेपी के स्टेट में जहां पे सरकार है बीजेपी की, उन्होंने बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर दिए कि ये पूरा बंद रहेगा। और आसाम का जो वो एक जोकर है वो हेमंत बिस्वा शर्मा, उसने तो कह दिया कि जितने भी मीट शॉप है वो भी बंद रहेंगे वो पूरे दिन तक। अब आई डोंट नो कि उससे मतलब मंदिर से क्या कनेक्शन है, लेकिन उससे ये कह दिया कि स्टेटमेंट देना था कि ये बंद रहेगा। ये कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है, चाहे वो उनके जो
कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हो या जो कांग्रेस के लीडर हो, राहुल गांधी हो, ये तमाम चीजें, ये इन लोगों ने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया कि हम नहीं जाएंगे वहां पे, क्योंकि ये पॉलिटिकल इवेंट है, विच इज राइट कि इट्स नॉट रिलीजियस इवेंट, ये एक पॉलिटिकल इवेंट है। रिलीजियस इवेंट तो तब होता है कि मंदिर तैयार हो जाती, फिर आप उसका इनॉग्रेशन करते। ये पॉलिटिकल इवेंट है, वो ये है कि आप इसका इसलिए अभी कर रहे हैं कि इससे आप इलेक्टोरल गेन्स फायदा उठाना चाह रहे हैं 2024 के इलेक्शंस के लिए, कि जो हिंदू वोट्स है उसको पोलराइज करके उसमें आप शायद सफल भी हो जाएंगे, शायद नहीं बल्कि सफल हो जाएंगे। उसमें जो इंडियन वोटर्स की जो साइकी है उसको आप बिल्कुल ही समझ चुके हैं और वाकई इसमें ये होंगे। लेकिन कांग्रेस की जो कुछ स्टेट यूनिट्स हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस रिसेंटली सरकार बनाने में कामयाब हो गई है, तो उसके जो चीफ मिनिस्टर हैं सुखू साहब और उनके और भी कई मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने ओपनली ये कह दिया है कि हम तो जाएंगे वहां पे भाई, उसमें हम जाएंगे, और जाएंगे ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बीजेपी सरकार आधा दिन की छुट्टी दे रही है, हम फुल डे की छुट्टी देंगे हम ये, और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हिमाचल प्रदेश में कल पूरे दिन की छुट्टी होगी। ये तो एक है, मतलब गुड लक टू देम। लेकिन जो डेंजरस बात यह है कि दिल्ली के 4 बड़े हॉस्पिटल हैं, जिसमें से 2 आपको पता होगा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स और RML राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, ये बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं। मतलब ये वो हॉस्पिटल्स हैं जिसमें एक तो फ्री ट्रीटमेंट होता है, और फ्री ट्रीटमेंट के अलावा वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट यहां पे होती है। मैंने देखा हुआ है, मेरे फादर को 2015 में जब कार्डियक अरेस्ट उनको हुआ था, तो ऐसा नहीं था कि हमारे पास पैसे नहीं थे, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर के गया और उनको ठीक ठाक होकर के आ गए। लेकिन उनकी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए मुझे भी किसी ने एडवाइस किया कि आप लेकर के एम्स जाएं, और एम्स के ओपीडी में आपको जाकर के खड़ा होना होता है। और ओपीडी में अगर आप लाइन में लगना पड़ेगा, ये अलग बात है कि वो किसी को मैं जानता था डॉक्टर को, तो उन्होंने उससे बचा लिया और हो गया। लेकिन आम लोगों के पास ये फैसिलिटीज नहीं है, तो आपको वो ओपीडी में खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो काबिल डॉक्टर हैं, बड़े बड़े काबिल डॉक्टर्स हैं, उनका इलाज आपको मैसर होता है। अभी उन्होंने क्या किया है कि एम्स ने भी और RML ने भी, इसके अलावा 4 और हॉस्पिटल जो हैं दिल्ली के बड़े बड़े, उन्होंने कहा है कि कल ये ओपीडी बंद रहेगा, हाफ डे तक ओपीडी बंद रहेगा। आई मीन दिस इज डिजास्ट्रस। मतलब आप इसको ही कह सकते हैं कि अरे भाई ये तो मुसलमान है इसलिए बोल रहा है। अरे भाई वहां पे मतलब अगर आप रेशियो देख लेंगे पेशेंट्स का, एक प्रियंका चतुर्वेदी है शिवसेना की, उन्होंने कहा कि 12,000 ओपीडी कल कैंसिल होंगे, चूंकि ये जो 4 हॉस्पिटल्स में ये 4 हॉस्पिटल्स में जो कल ओपीडी बंद रहेगा, इसकी वजह से 12,000 ओपीडी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल होंगे। 12,000, यानी कि जो 12,000 पेशेंट्स, जिसमें से आपके लव्ड वंस हो सकते हैं, किसी और के लव्ड वंस हो सकते हैं, वो वहां पे जाएंगे। और वो टाइम क्रिटिकल होता है बहुत सारे लोगों के पास। एम्स में तभी लोग आते हैं कि बहुत मामला हद से गुजर चुका होता है, तो वो आते हैं इस उम्मीद पे कि वन ऑफ द बेस्ट जो डॉक्टर्स हैं, जो फैसिलिटीज हैं इन द वर्ल्ड, उनके जरिए वो शायद उनके लव्ड वन ठीक हो जाए। वो वहां पे कल नहीं होगा। मतलब दिस इज डिफाइज लॉजिक, बेगस बिलीफ के दुनिया के किसी भी हिस्से में एक हॉस्पिटल जो है वो इस क्रेज का हिस्सा होने के लिए, जो एक पॉलिटिकल जो गेम चल रहा हो उसका हिस्सा होने के लिए और उसको खुश करने के लिए, आपने हॉस्पिटल के ओपीडी को आपने बंद कर दिया। और ये बंद कर दिया उन्होंने कल। ऐसा नहीं है कि ये कोई टेम्पररी डिसीजन है, दिस इज डन। तो एक तो कांग्रेस है, कांग्रेस में आपने देख लिया कि कांग्रेस में भी इसमें होड़ लगी हुई है कि किस तरह से इसका फायदा उठाया जाए। हालांकि कांग्रेस को फायदा होने वाला है नहीं। अगर आपके पास, मैं बार बार अपने पुराने वीडियोस में भी कह चुका हूं कि ये जो आप हिंदुत्व लाइट की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर किसी के पास ओरिजिनल शाहरुख खान है तो वो डुप्लीकेट शाहरुख खान को लेकर के क्या करेगा। तो आप कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले, दिल्ली सरकार ने भी कल कह दिया है कि कल दिल्ली सरकार के स्कूल बंद रहेंगे। स्कूल्स, जस्ट इमेजिन, आई मीन ठंड की वजह से स्कूल बंद हो सकता है कि जिसमें वाकई बच्चे नहीं जा सकते हैं स्कूल में, लाइफ को थोड़ा लाइफ थ्रेटनिंग है, सेफ्टी रिस्क है, सब कुछ है। कल स्कूल बंद, और वो भी एक ऐसी पार्टी की सरकार में जिसका लीडर केजरीवाल आया था ये कहते हुए कि हम पॉलिटिक्स बदलने आए हैं। और वो भी अब वो हनुमान पाठ करा रहा है हर हफ्ते। उसको पता है कि किस तरह से इसका फायदा होने वाला है। तो ये जो कंपेटिटिव हिंदुत्व पॉलिटिक्स शुरू हो गई है ना, ये एक तो इसका ये असर है कि सबको पता है कि मोदी को इसका फायदा हो रहा है, तो हम भी क्यों ना फायदा उठाएं। हालांकि उसूलन ये होना चाहिए था कि जो अपोजिशन की पार्टीज होती हैं, आपका
जो स्टैंड भी होगा वो आपका ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, कि वरना जनता आपको क्यों चुने जब आप उन्हीं की बात में आप सहमत हो रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि असहमति फॉर द सेक ऑफ असहमति, मैं कह रहा हूं कि एक आदमी एक रिलीजन को लेकर के उसको पॉलिटिसाइज कर रहा है, और पॉलिटिसाइज इसलिए कर रहा है कि वो इलेक्शंस की वजह से, तो आप इस चीज को जनता के सामने आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी कमजोरी है, तो आप चले जाते और कहते हैं हाँ हमें भी करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। फिर ये कांग्रेस कहती है कि हमारा क्यों ये हाल है। अभी आप 3 स्टेट में सिमटे हुए हैं, घबराइए मत, ये हिमाचल में आप दोबारा नहीं आएंगे। मैंने आज ट्वीट भी किया कि मार्क माय वर्ड्स, ये सब जो छिछोड़ापन ये सब करके ना आप सरकार में नहीं आते हैं, उसके लिए एक दम चाहिए। आप कुछ भी कह लें बीजेपी को और मोदी को, कम से कम इन लोगों को आप उनकी कन्विक्शन के लिए उनकी तारीफ करनी होगी, कि उनकी जो कन्विक्शन रही है हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में, भले ही डिविसिव पॉलिटिक्स हो, भले ही पॉलिटिक्स ऑफ हेट करते हो, लेकिन वो कन्विक्शन के साथ करते हैं। अगर वो नफरत भी करते हैं तो कन्विक्शन के साथ करते हैं, कभी भी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा आर्टिकल 370 को रिवोक करना है तो करना है। उन्होंने कहा कि मंदिर वहां पे बनाएंगे तो बनाएंगे, चाहे वो जुडिशरी को अपने साथ कर लिया हो, चाहे जैसे भी उन्होंने मैनिपुलेट करके किया हो, लेकिन किया। उन्होंने कहा कि भाई हम मुसलमानों के घरों को हम बुलडोजर से हटाएंगे, तो बुलडोजर से गिरा दिया मुसलमानों के घरों को। ये अलग बात है कि मतलब उसमें जजेस और जुडिशरी बिल्कुल खामोश नहीं, लेकिन कर रहे हैं, वो डंके की चोट पे करते हैं। लेकिन उसका जो अल्टरनेटिव होना चाहिए था कि नफरत का मुकाबला तो मोहब्बत से होना चाहिए था। तो जो मोहब्बत की राजनीति जिनको करनी चाहिए थी उसमें कन्विक्शन नहीं है, चूंकि वो जो मोहब्बत की जिनसे राजनीति की उम्मीद करना हम करना चाहते थे या कर सकते थे, जैसे राहुल गांधी ऑफ द वर्ल्ड, राहुल गांधी अपने दम पे तो करते ही जा रहे हैं, लेकिन उनके जो स्टेट लेवल के लीडर्स हैं उसमें बड़ी इनकंसिस्टेंसी है। केजरीवाल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आए थे 8 साल में, केजरीवाल को मैंने इतना बदलते हुए किसी भी पॉलिटिशियंस को नहीं देखा है। इसी वजह से मैंने उसको अनफॉलो कर दिया, केजरीवाल ने भी मुझे अनफॉलो कर दिया, उसने व्हाट्सएप पे मुझे ब्लॉक कर दिया। आई हैव एब्सोल्युटली जीरो कंसर्न कि ऐसे लोगों से दोस्ती करना के मतलब जो सांप से भी ज्यादा खतरनाक हो। नॉट एब्सोल्युटली, आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद दैट, कि मतलब मैं बहुत ऑन जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर मुझे केजरीवाल और सांप के में चुनना पड़ेगा तो आई वुड रादर सिलेक्ट अ स्नेक। मैंने इतना करीब से उसे देखा है, समझा। चूंकि ये लोग जो है ना, इनके फैसले से करोड़ों लोग इंपैक्ट होते हैं, करोड़ों लोग इंपैक्ट होते हैं इनके एक गलत फैसले से। इसलिए मैं इनको माफ नहीं करने वाला हूं, चूंकि इसमें किसी एक इंडिविजुअल का नुकसान नहीं है, पूरी की पूरी आबादी का, पूरी की पूरी पॉपुलेशन इससे अफेक्ट होती है। अब मैं आता हूं उस पे कि जो लोग बहुत खुशी से आप कह रहे हैं कि अरे मैंने ट्वीट किया तो लोगों ने कहा कि अरे आप निकल करके चले जाओ। अरे मेरे पास ऑप्शंस हैं, समझो। मैं निकल करके आ गया हूं। मैं यूके में बैठा हुआ हूं, और आज से नहीं हूं, पिछले 23 साल से बैठा हुआ हूं। मैं 19 साल का था तो कनाडा में था। ऊपर वाले ने इस काबिल मुझे बना दिया था कि 19 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में मुझे कनाडा में चला गया था, और वो भी सरकार के पैसे से गया था। मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करके गया था। और 25 साल की उम्र में मैं यहां पे चला आया था। 23-24 साल की उम्र में मैं लंदन चला आया था और बीबीसी में काम करने लगा था। तो मेरे पास ऑप्शंस हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जिस सोसाइटी जो नफरत से भरी जा रही है, और जो लोग भर रहे हैं, उनसे उनकी औलादों को आप देख लो। ये हेमंत बिस्वा शर्मा जो जहर उगलता रहता है रोजाना, आपने देखा है कि उसके बच्चे कहां हैं? जस्ट गूगल कीजिएगा हेमंत बिस्वा शर्मा चिल्ड्रेन, सिर्फ गूगल कर लो, पता चल जाएगा। उनके पहनावे देख लो। आपको कहेंगे कि गेरुआ पहन करके, बांध करके, तलवार लेकर के रोड पे चलो। अपने बच्चों के उनके पहनावे आप देख लो, समझा। तो इससे मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूं जहां हूं, और मेरे पास ऑप्शंस ऊपर वाले ने दिया है तो मैं बहुत खुश हूं। मसला यह है कि जिन लोगों ने आपको फुट सोल्जर्स बना रखा है, आप उनकी दोगलेपन को समझिए कि वो अपनी औलादों के लिए वो क्या सोच रहे हैं, और आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं। अपनी औलादें उनकी एलएससी, किंग्स कॉलेज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, और आपको जिस हालत पे, जिस रास्ते पे उन्होंने छोड़ रखा है, उसमें परहैप्स आपकी कभी सलाहियत नहीं होगी कि आप अपने बच्चों को यहां भेज सकें। तो क्या आपके एस्पिरेशंस नहीं होने चाहिए थे? मैं भी उसी बिहार से आया हूं। मैं भी जहां से आया हूं वहां पे हमें 20-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी ये कहा है। मैं जिस फैमिली से आया हूं वहां पे कई दिन तक हमें खाने नहीं मिलते थे। तो मैं भी वहीं से आया हूं। लेकिन अगर मैंने भी अपने माइंड को किसी का फुट सोल्जर होने में अगर बिजी कर रखा होता,
या वो नफरत की राजनीति को प्रमोट करने में मैं भी लग चुका होता, तो मैं आज यहां पे नहीं होता। तो ये चीजें आप लोगों को सोचने की जरूरत है। आप ट्विटर पे, फेसबुक पे मुझे कह देंगे निकल जाओ, अरे मैं तो निकल गया भाई। मेरे पास ऑप्शंस हैं कि मैं इंडिया में भी रह सकता हूं, यूके में भी रह सकता हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा में भी रह सकता हूं, कहीं भी रह सकता हूं। मेरे पास ये ऑप्शंस हैं। मैं ग्लोबल सिटीजन हूं। मैं दुनिया के आधी दुनिया का मैं सफर कर चुका हूं, आधी दुनिया के मुल्कों को मैं जा देख चुका हूं, वो भी अपने पैसे से नहीं, बीबीसी के पैसे से देख चुका हूं। तो मैंने जिंदगी बहुत अच्छी जी है, इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि आप लोग भी अब वैसी जिंदगी जिए। लेकिन जो लोग ये नफरत की राजनीति का झंडा लेकर के रोड पे आ रहे हैं और मुझे भी ट्विटर पे कह देते हैं, और दूसरे लोगों को जो मोदी के डिविसिव पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज करते कहते हैं निकल जाओ। क्या होगा? महंगाई जो हो रहा है इंडिया में या कुछ हो रहा है, उससे कौन अफेक्टेड हो रहा है? मंदिर बन गया, बन जाएगा, फिर क्या होगा? खाने मिलेंगे आपको, नौकरी मिलेगी आपको, आपके बच्चों को क्या वही लाइफस्टाइल मिलेगी जो हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान और राजनाथ सिंह और अमित शाह के बच्चों को मिल रही है? अमित शाह का बेटा जय शाह, क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है? दुनिया की रिचेस्ट स्पोर्ट्स बॉडी को वो हेड कर रहा है वो। आप सोचो आप कहां हो, सोचो आप कहां हो? आप किसी भी पार्टी से हो, किसी भी रिलीजन से हो। मेरा कहने का मतलब यह है, बार बार लोग मुझे फेसबुक पे कहते हैं कि साहब आप बताइए मुझे कि कैसे मतलब सक्सेस ये किया जाए। मैं कह रहा हूं कि आप सक्सेसफुल कैसे होंगे जब आपने अपनी पूरी जिंदगी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हेट प्रोपेगेट करने में आपने लगाया हुआ है। क्रिएटिविटी का क्रिएटिव होने का और क्रिएटिविटी का पहला कंडीशन और वाहिद कंडीशन मेरे ख्याल में यह है कि आपको आपके माइंड को बिल्कुल नफरत से पाक होना पड़ेगा, तभी आप क्रिएटिव हो पाएंगे। अगर आपका माइंड कुंठित है, अगर आप बिल्कुल अपने माइंड में हमेशा ये स्ट्रेस लेकर के चल रहे हैं कि इस कम्युनिटी को ये करना है, उसके खिलाफ नफरत, इसके खिलाफ नफरत, आप क्रिएटिव हो ही नहीं सकते। और जब आप क्रिएटिव नहीं होंगे तो आप जहां पे हैं वहीं पे रहेंगे, कुएं के मेढक जिंदगी भर बने रहेंगे, लकीर के फकीर बने रहेंगे। आप एक ट्वीट कर देंगे, आप मैसेज कर देंगे और कह देंगे कि हमने बड़ा कमाल कर दिया, उससे मेरी लाइफ में कोई नुकसान नहीं होने वाला है, किसी की भी लाइफ में कोई नुकसान नहीं होने वाला है आपके ट्वीट करने से, आपके मैसेज करने से, आपके ट्रोल करने से। लेकिन नुकसान जो हो रहा है जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं वो आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और दूसरा जो मुसलमानों से जो मुझे ये कहना है कि भाइयों सुधरो, तुम ऐसे लोगों को तुम लोग फॉलो करते हो जस्ट बिकॉज कि किसी ने मोदी को, शाह को क्रिटिसाइज कर दिया, वो आपके रहनुमा बन गए। मैंने लिखा था आज कि दिल्ली सरकार ने कल स्कूल बंद कर दिया इसी मंदिर के लिए। नाउ 6 साल पहले दिल्ली सरकार ने एक फैसला किया था, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने कहा था कि मुस्लिम टीचर्स जो है वो जुमे की नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैंने उस पर क्रिटिसाइज किया था, मैंने कहा यार आधे घंटे की बात है, वो अपने लंच ब्रेक में अगर जुमे की नमाज पढ़ रहा है तो तुम्हें क्या एतराज है? और तुम भी वही कर रहे हो जो बीजेपी वाले करते हैं। तो इस पे एक नमूना है, इस्लामोफोब है, इस्लाम दुश्मन है, वो ध्रुव राठी, वो मेरे फेसबुक का फ्रेंड होता था, तो मुझे फेसबुक पे गाली शाली देने लगा कि ये क्या हुआ, ये स्कूलों को मजहब से ऊपर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो मैंने कहा कि ये दुनिया के बड़े से बड़े मुल्क में भी जुमे के वक्त में ये ब्रेक दे दिया जाता है, और चूंकि वो अलग से ब्रेक नहीं होता है, लंच ब्रेक में ही अकोमोडेट करके लोग नमाज पढ़ लेते हैं। इससे आप गुडविल जीतते हैं अपने स्टाफ का। यही तो ब्यूटी है इंक्लूसिवनेस का और डाइवर्सिटी का। उसको बड़ा बुरा लगा कि मैंने केजरीवाल को ये कहा था, उसने मुझे बड़ी गंदी गालियां दी, तो मैंने उसको अनफ्रेंड कर दिया और ब्लॉक कर दिया। नाउ आज तो वो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन यही शख्स जो है ये मुसलमानों में, आप लोगों में बड़ा पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है? चूंकि वो मोदी को गाली देता है। लेकिन आपका कितना बड़ा दुश्मन है ये आप नहीं देखेंगे। इसी तरह से एक नमूना है वो ऑल्ट न्यूज का, वो चलाता है, वो क्या सिन्हा नाम है उसका, जनता का रिपोर्टर के पीछे हाथ धो करके पड़ा हुआ था। चूंकि वो कभी एक हिजाब पहनने पे उसने इस्लाम को क्रिटिसाइज किया, और भी किसी मौके पे मैंने उसको भी अनफ्रेंड किया और ब्लॉक कर दिया फेसबुक पे। मुझे ऐसे दोगले लोग, जैसे उनके दोगलापन जाहिर होता है ना, मैं फौरन अपनी जिंदगी से उसको अलग करता हूं। और ये लोग मेरे फेसबुक पे थे, लेकिन ये लोग सब आपके बड़े पॉपुलर हैं। अब मुसलमानों में बड़ा पॉपुलर है, ये मुसलमानों का मसीहा है। अगर मुसलमानों में अगर पैगंबर होने की इजाजत होती ना तो आप लोग मान भी लेते। ये तो हाल है, और इसी वजह से मुसलमान आज सफर कर रहा है इंडिया में का, दुनिया के हर हिस्से में।
चूंकि खुददारी इनकी चली गई है, एजुकेशन इनकी खत्म हो गई है, अवेयरनेस खत्म हो गई है। इस्लाम में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे अगर कहा गया हो कि एजुकेट एजुकेट एजुकेट, तालीम हासिल करो, हम वही नहीं करते, बस भेड़ चाल में फॉलोअर बने हुए हैं हम यहाँ पे। तो ये हर कौम के लोगों को ये सीखने की जरूरत है कि आपको रिलीजन से ऊपर उठना पड़ेगा। रिलीजन इज योर पर्सनल मैटर। आप अपनी जिंदगी में, मैं अपनी जिंदगी में रिलीजन को मैं फॉलो करता हूं, मैं दिन भर उसका ढिंढोरा नहीं पीटूंगा जाकर के कि मैं क्या करता हूं। मैं, वो मेरी जिंदगी में मेरा मामला मेरे क्रिएटर से है, मेरे अल्लाह से है। मैं उसकी वजह से ना किसी दूसरे कौम के लोगों को मैं जाकर के नफरत की निगाह से देखूंगा, बल्कि अगर सच्चा मुसलमान जो होगा वो, या सच्चा हिंदू जो होगा, वो दूसरे मजहब के लोगों से नफरत कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता है। ये मैंने भी पूरा रामायण देखा है भाई, मैंने भी स्कूल के जमाने में पूरा रामायण देखा है। उस रामायण को देखने के बाद कहीं भी मुझे ये उसका सारांश या उसका जो इनका निष्कर्ष ये नहीं निकलता है कि आप दूसरे मजहब के लोगों को जाकर के उनका मजाक उड़ाए, नहीं है ये। और इस्लाम को तो मैं जानता हूं, इस्लाम तो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मेरे मजहब में कहीं नहीं सिखाया गया कि किसी दूसरे मजहब को तुम जाकर के नफरत की निगाह से देखो, बल्कि हमारे जो प्रॉफिट है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जिंदगी आप देखें तो ऐसी कहानियों से, ऐसी एपिसोड से भरी पड़ी है जहां पे लोगों ने उनके अखलाक को, उनके किरदार को, उनके कैरेक्टर को देख करके इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कहते हैं तलवार से फैला, तलवार से ऐसे फैल जाता है, ये किरदार से फैलता है। तो वो किरदार आना चाहिए, वो हमने उस किरदार को खो दिया है। हमारे कौम का एक उस पर एक लंबी मतलब उस पर स्पीच दी जा सकती है कि हमारा फोकस हो गया है कि बकरीद में कितना महंगा बकरा कटेगा, बिरयानी हमें कितनी पाबंदी से मिलनी चाहिए, इन चीजों पे अगर हमारे पास पैसे आ गए तो कार कितना अच्छा ब्रांड का होना चाहिए ताकि हम लोगों को दिखा सके। इन्हीं सब चीजों में हम लग गए। और हिंदू कम्युनिटी में भी हम जो देख रहे हैं वो ये एक है कि अंधा फॉलोवर्स, अंधभक्ति जो है वो चल रही है। वो उससे आप कैसे इंपैक्ट हो रहा है वो कोई नहीं समझ रहा है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं फेसबुक लाइव करता हूं अपने पर्सनल पेज से, तो लोग कहते हैं, सारे अपने जो बिहार के जो लोग हैं, खासकर यूपी के जो लोग हैं, बड़ी उम्मीद से कहते हैं कि कैसे हमें आपकी तरह कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे हम अपने बच्चों को आगे करें। हमारे पुराने दोस्त मिल गए बचपन के, वो कह रहे अपने बच्चों को कैसे किया जाए। फिर मैं जब उनसे ज्यादा बात करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं, तो देखता हूं कि उनका सारा फोकस होता है मुझे मेरी तारीफ करते रहते हैं। जैसे उनको पता चलता है कि मैं बीजेपी को क्रिटिसाइज करता हूं, कहता अरे आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। मतलब आप, ये दो चीजें नहीं हो सकती हैं। आप पॉलिटिक्स ऑफ हेट को सपोर्ट करो और उसको प्रमोट करो, और साथ में आप ये भी सोचो कि आप बड़े कामयाब हो जाओगे। ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला। मैं नोएडा में रहता हूं। नोएडा में किसी एक दिन एक बंदे को लाकर के बैठा दिया गया कि आज से बीजेपी का कैंडिडेट होगा ये पंकज सिंह। बाद में पता चला कि राजनाथ सिंह का बेटा है। अब जितने भी वहां पे जो फुट सोल्जर्स है बीजेपी के, वो वहीं रह गए, वही पोस्टर लगाते रह गए, वही जय श्री राम बोलना पड़ेगा, ये सब करते रह गए। लेकिन एमएलए जो है एयर ड्रॉप आकर के वही एक बड़े लीडर का बेटा ही आकर के एमएलए बन गया वो। अब वो फिर एमपी भी बनेगा और प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है या यूपी का चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है। आप वहीं रह गए फुट सोल्जर, लोगों को मरने मारने की बात करते रहिए आप। ये उससे क्या हुआ कि आपने अपने करियर को तो, करियर ग्रोथ को तो खत्म किया ही किया, आपने पूरी जनरेशन को वहीं पर ब्लॉक कर दिया, वहीं पर ब्लॉक कर दिया उस जनरेशन को। खानदान में एक आदमी अगर पढ़ा लिखा हो जाए और तरक्की कर जाए तो वो अपने पूरे आने वाली जनरेशन को तो संवारता ही है, और भी बहुत सारे लोगों के लिए तरह तरह के नए रास्ते निकाल देता है। अब आप चले गए हैं बस उसी में, भारत में रहना होगा तो राम राम कहना हो। क्या फायदा, इससे क्या आपने हासिल कर लिया? मान लिया जाए कि आपने मुझसे कहलवा भी दिया जय श्री राम, क्या हो गया उससे? फिर कभी सोचा है? या किसी 10 लोगों को आपने मार दिया, क्या हो गया उसके बाद से? बैठ सोचिए तो सही ना कि आपकी अपनी जिंदगी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। ये सोचने की कोशिश कीजिए ना। कोई आकर के कह दिया कि भाई चलो रैली निकालते हैं, उसको पीटते हैं, आपने पीट भी दिया जाकर के। पुलिस आपकी है तो कुछ होगा भी नहीं शायद आपके साथ। फिर उसके बाद क्या होगा? सोच के देखिए कि फिर उसके बाद क्या होगा। आप इससे आपको क्या फायदा हुआ? तो ये जो है, अगर आप लाइफ में अगर प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आपको नफरत से अपने आप को पाक करना पड़ेगा। आपके माइंड को, आपके पूरी सिस्टम को नफरत से पाक करना पड़ेगा।
हाँ, अगर आपको उसी में अगर खुशी मिलती है वही करें तो गुड लक टू यू। लेकिन ये तो तय है कि देर सवेर आप ये रियलाइज करेंगे कि आप किस गड्ढे में गिरते हुए जा रहे हैं, जो जहां से दलदल से निकलने के लायक आप नहीं होंगे कुछ दिनों के बाद। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, ट्रस्ट मी, बहुत देर हो चुकी होगी। ऐसे मैं ये जो दाढ़ी वाड़ी जो है ना सफेद, ऐसे धूप में थोड़ी ना सफेद, क्या भाई मैंने जिंदगी जी है, मुझे पता है इसका इंपैक्ट क्या होता है, ट्रस्ट में इसका इंपैक्ट क्या होता है। आप में से किसी में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, प्राइम मिनिस्टर बीजेपी में मोदी और शाह को मैं उतना करीब से नहीं जानता हूं, लेकिन इन दोनों को छोड़ करके मैंने हर पार्टी के टॉप लीडर को बहुत करीब से देखा है। अगर उनमें से कोई भी आपको यह कहता है कि वो आपके लिए सोचता है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो, अगर आप उसको मान दे तो। हो ही नहीं सकती, कोई आपके बारे में नहीं सोचता है भाई। ये सब अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हुए हैं, जो शान शौकत की जिंदगी जो जी रहा है उसमें लगे हुए हैं। इनको मैंने बहुत करीब से देखा है। इस पे अगर किताब लिखी जाए, इनके जो बिहाइंड द सीन जो कॉन्वर्सेशन ये आपके बारे में करते हैं, अगर उसको अगर लाया जाए, फिर भी आपको पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अंधभक्ति करने की सोच ली है तो सोच ली है, कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने इन लीडरों को बहुत करीब से देखा है। मुझे भी कई साल लग गए ये समझने में कि वह वाकई, मतलब पहले मैं भी समझता था कि ये एक शख्स जो है बहुत लोगों के लिए सोचता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। फिर पता चला कि नहीं यार, तो उसके बाद से तो बिल्कुल ही फिर देयर वाज नो, आई मीन इट वाज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न देन। फिर मैंने फैसला किया कि सवाल ही नहीं उठता है, और होना भी यही चाहिए। जो उसूलन एक पढ़े लिखे आदमी का तकाजा ये होना चाहिए कि आपका प्रेमिस ये होना चाहिए कि क्वेश्चन करना। कोई भी आपको अगर कहे कि ये करो तो आप क्वेश्चन करें उसको, बजाय इसके कि अंधे तौर पे आप मान लें, अंधभक्ति कर लें। यही तो डिस्टिंग्विश करता है एक एजुकेटेड माइंड को एक अनएजुकेटेड माइंड से, कि आप में सवाल करने की क्षमता है, आप सवाल करना जानते हैं। सवाल कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन सवाल करना चाहिए आपको। मैं भी जो बोल रहा हूं, बाय ऑल मीन्स यू क्वेश्चन मी, ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से दिस। मैं अपने आप को कभी, मैं हमेशा, मतलब इसके कई यूनिवर्सिटीज में मैं गया, IIT में गया, और हर जगह मैंने लोगों को कहा कि आप जितने भी पेनिट्रेटिंग सवाल है मुझसे कर सकते हैं, करें, चाहे वो MIT हो, IIT हो, चाहे जितने भी यूनिवर्सिटीज हो इंडिया के। मैंने कहा आप मुझसे सवाल कीजिए। आप ये, अगर मुझ में कन्विक्शन है, जो मैं कह रहा हूं उसमें कन्विक्शन है, तो मुझे क्यों डर है किसी भी सवाल से। लेकिन हाँ, जिसमें कन्विक्शन नहीं होगा वो सवाल से डरेगा। तो ये समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा आप लोग। बहरहाल, ये इस मुद्दे पे आप लोगों से बात करनी थी, बहुत लंबा वक्त आपसे ले लिया। अगर बात समझ में कुछ आई हो तो ट्राई एंड चेंज इट। अगर आपको लगता हो कि दिस गाय इज अ मुस्लिम, तो वो मुझे ऐसे बोल रहा हो, तो यू आर नॉट रियली सॉर्ट ऑफ हार्मिंग मी। मेरी जिंदगी पे उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, ट्रस्ट मी। चूंकि मैं जहां पे हूं, मैं अपनी जिंदगी के जिस लेवल पे हूं और जिस स्तर पे हूं, मैं बहुत खुश हूं, बहुत सेफ हूं। मुझे ये सब चीजें बॉदर नहीं करती हैं, थैंकफुली, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये चीजें बॉदर नहीं करती है। लेकिन मुझे पता है कि इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, मेरे मुल्क की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिनको महंगाई अफेक्ट करती है, जिनको लैक ऑफ एजुकेशन उनके आने वाली जनरेशन को अफेक्ट करेगी। तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी है आपको ये बताना कि आप इन सब चीजों से, इन चीजों को समझें एंड ट्राई एंड चेंज द कोर्स। अभी भी कभी देर नहीं होता है, अपने डायरेक्शन को उसको चेंज करके देखें, समझा? फिर देखिएगा कि आपको क्या फायदा होता है। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।